गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम। आप सबका सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन साइंस कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। हम कक्षा जो 12 बायोलॉजी का हमारा जो लेसन चल रहा था, पाँचवा लेसन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे परासरण की क्रिया थी, वो चल रहा था। परासरण में मैंने बताया था कि विलायक के अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण। क्या कहलाता है? परासरण। ठीक है। अब यहाँ पर हमने पढ़ने के पश्चात परासरण के प्रकार पढ़े थे। क्या पढ़े थे? परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार में हमारे पास दो प्रकार के परासरण के प्रकार है। तो यहाँ पर परासरण का जो प्रकार है, एक तो होता है अंतःपरासरण यानी एंडोऑस्मिस। कौन सा होता है? अंतःपरासरण। तो यहां पर लिख दो अंतःपरासरण। एंडोऑस्मिस। अंतःपरासरण। और दूसरा हमारे पास एक्सोपरासरण। कौन सा है? एक्सोपरासरण। तो यहां पर लिख देता हूं मैं नंबर 2 लगा के, बाह्य परासरण। ठीक है। एक्सोऑस्मिस और एक होता है एंडोऑस्मिस। अंतःपरासरण पढ़ेंगे हम। अंतःपरासरण का मतलब ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं उदाहरण बता रहा हूं तुम्हें अंतःपरासरण का प्रदर्शन करने में क्या है। आलू के प्रयोग से समझा दो यहाँ पर। ठीक है। हमारे पास प्रैक्टिकल में भी है ये। क्या किसमें है? प्रैक्टिकल में है। आप किशमिश के द्वारा भी समझ सकते हैं और आलू के द्वारा भी समझ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। पहले हम पढ़ेंगे अंतःपरासरण, ध्यान रखना। ठीक है। इसको मिटा दो एक बार के लिए, ये नहीं कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। हम क्या लेते हैं? एक आलू लेते हैं। क्या लेते हैं? आलू ले लिया। इस आलू को हम क्या करते हैं? काटते हैं। कल के प्रयोग में बता दूंगा काट करके कैसे काटते हैं, देखना सब लोग। इसकी ऐसे बाहर की तरफ इसमें हमने क्या बना लिया? ये एक आवरण बना लिया। आलू को काटते समय ध्यान रखना है, इसका छिलका हटा देना है हमें। क्या करना है? छिलका हटा देना है। और ये आलू का हमने क्या कर लिया है? एक काट बना लिया। इस आलू में हम क्या करते हैं? शर्करा का घोल डालते हैं। किसका? शर्करा का। यानी काने काने आप पाकने एक तो चीनी और एक क्या हमारे पास जल, दोनों को मिलाकर क्या करते हैं? शर्करा का विलयन बना लेते हैं। और हमने किस में डाल दिया? इस आलू का जो गुआ थी खोखली इसमें डाल दिया। डालकर क्या करते हैं? यहाँ पर ऑलपिन लगाते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पर? ऑलपिन। ऑलपिन लगा देते हैं, निशान लगा देते हैं कि हमने शर्करा का विलयन कहाँ तक भरा था। ये किसका विलयन है हमारे पास? शर्करा का विलयन। ये विलयन भर दिया। ठीक है। अब इसे क्या आते हैं हमारे पास? पेट्री डिश आती है। ठीक है। तो या जार आता है हमारे पास। ये पेट्री डिश ले लिया हमने एक, ये लो, या जार ले लिया आपने, या फ्लास्क ले लिया, जो भी। इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें जल भरते हैं। क्या करते हैं? जल भर देते हैं इसमें। ये इसमें हमने क्या भर दिया? जल भर दिया। इसमें क्या है? जल। इसमें विलयन कैसा है? शर्करा का सांद्र विलयन। कैसा है? शर्करा का सांद्र विलयन। अर्थात जल क्या है? इसमें कम है और इधर जल की मात्रा क्या है? ज्यादा। अब क्या होगा कि जल के अणु हैं, ये जल के अणु क्या हो जाएंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली से करना पड़ता है हमें। तो आपको पता है यहाँ पर आलू के ऊपर जो छिलका था वो क्या है? कोशिका भित्ति है। उसको उठा दिया तो क्या आ गई? कोशिका झिल्ली आ गई। तो कोशिका झिल्ली से क्या हो जाएगा? जल प्रवेश करेगा। क्या करेगा? जल प्रवेश करेगा। इधर से किस में? इसमें
जैसे ही जल प्रवेश करेगा, किस भाग में प्रवेश कर जाएगा? आलू वाला भाग है, इस आलू वाले भाग में क्या प्रवेश करेगा? जल। जैसे ही जल प्रवेश करेगा, जल का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, आलपिन से ऊपर चला जाएगा। इस आधार पर हम ये क्या कह सकते हैं कि आलू में अंतःप्राशन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, यानी अर्धपारगम्य में झिल्ली की भांति कार्य करता है और अंतःप्राशन क्रिया के द्वारा जल का स्तर बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास अंतःप्राशन था। अब इसमें हम सीधी सी बात ये बता सकते हैं कि हमारे पास कोई उच्च सांद्रता का क्या है? विलयन है या शर्करा का विलयन है। उस शर्करा के विलयन को या कोशिका को क्या करते हैं? उस शर्करा वाली कोशिका को जल में डुबाते हैं। क्या करते हैं? जल में डुबाते हैं। तो जल क्या करता है? कोशिका में प्रवेश कर जाता है। कोशिका में प्रवेश कर जाना क्या कहलाता है? अंतः, यानी अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है तो क्या कहलाएगा? अंतःप्राशन की क्रिया। दूसरा प्रयोग बताऊं यहाँ पर, आपने एक पेट्री डिश है, काई है पेट्री डिश, छोटी सी प्याली आई है, एक आपने बायोलॉजी की प्रयोगशाला में बिन पेट्री डिश बोल रहे थे। ठीक है, मैं आपा काई ले लिया, पानी डाल दिया तो अभी मैं आपा काई डाला चाह, किशमिश डाल दूं, खानी कुंचा आपने कड़ा प्रयोग तणी लिया सारे ना खा जाओ और प्रयोग में रह जाओ यहाँ का यहीं, समझ गा? तो आपा का ना किशमिश है। एक चीज का ध्यान रखना है कि किशमिश क्या होनी चाहिए? उसमें व्रंत लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ की बात ध्यान में। तो आपा का कहीं चाहिए किशमिश है, ये है हमारे पास किशमिश। ऐसी रेडी चाह आपा ने थोड़ी देर बाद के माए जे ऐसा फूल जाए ली। तो यहाँ पर क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि विलायक के अणु क्या होते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली को प्रवेश करके किसमें प्रवेश चले जाते हैं? कोशिका में चले गए तो क्या हो गया? अंतःप्राशन हो गया। क्या हो गया? अंतःप्राशन। ए दोनों प्रयोग चाहे आपने परीक्षा में या चाहे आपने प्रैक्टिकल के मायने कि आलू के द्वारा अंतःप्राशन के प्रदर्शन करके दिखाइए या किशमिश के द्वारा अंतःप्राशन का प्रदर्शन करके दिखाइए। सीधी सी बात आज है मारवाड़ी के मायने कि कोई कोशिका के मायने जल प्रवेश कर जाए बिन काई कालापा अंतःप्राशन, समझ गा? और यदि कोई कोशिका के माय सु पानी बारह न निकले हुए बिन काई कालापा बाह्य प्राशन, समझ गा वाला? बस वही प्राशन से। तो यहाँ पर मैं लिख दूं इसके बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, लिखो। परिभाषा थोड़ी इधर से बनाने पड़ेगी, लिखो। जब किसी अधिक सांद्रता वाली कोशिका को विलायक या जल में रखा जाता है, तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, जिसके कारण जल कोशिका में
प्रवेश कर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अंतःप्रासन कहा जाता है। अंतःप्रासन कहा जाता है। समझ गए? यानी खूब परिभाषा बना सका चापा, एम लिख सका जा कि जब किसी कोशिका को अल्पप्राशनी विलयन में डाला जाता है और कोशिका के अंदर जल प्रवेश कर जाता है, कोशिका फूल जाती है, तो क्या कहलाता है? वो अंतःप्रासन कहलाता है। जैसे किशमिश को जल में रखने पर फूल जाती है, आलू में प्राशन की क्रिया से जल का स्तर बढ़ जाता है। समझ गए? ये हमारे पास क्या है इसके इस तरह। तो ये तो था हमारे पास क्या? अंतःप्रासन। अब हम पढ़ेंगे बाह्य प्राशन। उल्टा कर लेना ठीक इसका, क्या? बाह्य प्राशन। बाह्य प्राशन में क्या होगा? किसी कोशिका को हम क्या करते हैं, यानी हमारे पास एक कोशिका है, उस कोशिका को जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा या फूली कोशिका होती है, उस फूली कोशिका को क्या करते हैं? सांद्रित विलयन में डाल देते हैं, तो कोशिका क्या हो जाती है? पिचक जाती है और उसके अंदर से जल बाहर निकल जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाह्य प्राशन। तो यहाँ पर लिख दो बाह्य प्राशन। एक्सोऑस्मोसिस। यानी बाहर निकलना। तो अरे आपा अंगूर ले वाला क्या करेंगे? हमारे पास क्या है? अंगूर है, ठीक है। एक पात्र ले ला, इस पात्र के मायने सांद्र विलयन बनावला। क्या बनाएंगे? सांद्र विलयन बनावला। का को? चीनी या शर्करा। सांद्र को मतलब थे जाडो घोल, मीठो, ठीक है यार। अब इके मायने आपा वो घोल बना दिया, इमें अंगूर ने आपा डाल दिया। तो अब जल की मात्रा ज्यादा किसमें? परासन किसमें है? सांद्रता, इसकी सांद्रता ज्यादा है, तो इसमें जल की मात्रा क्या? तो अब कोशिका के अंदर का जल क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा। क्या हो जाएगा? कोशिका के अंदर का जल बाहर निकलेगा, क्योंकि जल की मात्रा किसमें ज्यादा है? कोशिका में है, ठीक है ना, अनुपात के हिसाब से। तो अंगूर क्या हो जाएगा? ऐसे पिचक जाएगा, तो जल बाहर निकल गया, तो क्या हो गया? बाह्य प्राशन। ठीक है, देखो जब किसी कोशिका को अति सांद्रित विलयन में, कोष्टक में लिखना शर्करा विलयन में रखा जाता है, तो क्या होगा? कोशिका है हमारे पास, उस कोशिका के अंदर का जल क्या हो जाएगा? अर्धपारगम्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली से क्या हो जाएगा? बाहर निकल। तो कोशिका के अंदर का जल
बाहर निकल जाता है और कोशिका क्या हो जाएगी, पिचक जाती है, और कोशिका पिचक या सिकुड़ जाती है तो उसे बाह्य परासरण की क्रिया कहा जाता है। समझ गया? यानी कोशिका के अंदर से क्या हो जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, अंतः बाह्य परासरण। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की बात यही है कि देखो सांद्रित विलयन अलग होता है और जल की सांद्रता अलग होती है। जड़िन जल ज्यादा हो लोग, बड़ी सु जल कम की ओर जाए लो, सीधी सी बात आज है। समझ गया? अब आपने अगलो पॉइंट है कि परासरण का महत्व क्या है, कहीं कहीं काम में चाहे आपने तो रेडी लिखो, परासरण का महत्व है। परासरण की क्रिया के महत्व, अरे देखो एक तो सीधी सी बात है कि आपने पादपा के मायने मूल आवचे, मूल को मतलब जड़े, और जड़ में कहीं आवचे मूल रोम आवचे, तो मूल रोम क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। वो किस क्रिया के द्वारा होता है, परासरण की क्रिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पर लिखो पादपों में मूल रोम जल का अवशोषण परासरण की क्रिया के द्वारा करते हैं। समझ गए होंगे? यानी परासरण की क्रिया से क्या होते हैं, पादप होते हैं, उनमें मूल रोम होते हैं, वो क्या करते हैं, जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ठीक है, दूसरा है कोशिका। एक देखो स्फीति दाब पढ़ेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास डब्ल्यू भी आएगा और ये टीपी आएगा, ट्रायंगुलर प्रेशर डब्ल्यूपी, और एक क्या आएगा, टीपी। ठीक है, तो कोशिका चाहे कोशिका फूलेडी क्यूरे चाहे क्योंकि बीके माए जल को दाब का परासरण क्रिया द्वारा नियंत्रित रहे, इसलिए कोशिका में स्फीति दाब भी कहाँ पर निर्भर करते हैं, या स्फीति होना किस पर निर्भर करता है, परासरण की क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, तो लिखो परासरण की क्रिया के द्वारा कोशिका स्फीत या फुलेडी फूली हुई होती हैं। ठीक है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के माए जल कहाँ से आए थे, परासरण क्रिया से। लिखो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परासरण की क्रिया के द्वारा ही
जल का प्रवाह होता है। यानी एक कोशिका के माय सु जल दूसरी कोशिका के माय जाए छे तो काके द्वारा जाए छे, प्राशन क्रिया के द्वारा। ठीक है, एक जड़ा के द्वारा अवशोषित कियो गयो जल छे आपने वो भी सारा भाग हम पहुंच जाए छे, वो भी क्या जाए छे, प्राशन क्रिया से। लिखो जड़ों द्वारा अवशोषित जल पादप के सभी भागों में पहुंच जाता है। ठीक है, सारे के सारे भाग उनमें क्या होता है, पहुंच जाता है। एक ध्यान हो रहा जो तरुण कोशिका जान दो, यानी जवान कोशिका जेग भी जवान कोशिका की वृद्धि कहां पर निर्भर करे थे, पराशरण की क्रिया पर। तो लिख दो यहां पर तरुण कोशिका की वृद्धि किस पर निर्भर करती है, पराशरण पर निर्भर करती है। एक पादपा के मायने शुष्कन और हिमीकरण की क्रिया भी कुंभ। ठीक है, यानी बरसात का दिनांक यहाँ पर सर्दिया का दिनांक के मायने यदि पादप में पानी देड़ू छे तो भी के माय दाव कुन लागे क्योंकि बर्फ कुंज में, और यदि गर्मिया के मायने पानी की कमी हो जाए तो भी क्या लोग पराशरण की क्रिया से क्या होता है जल। तो पराशरण क्या करता है, पादपों में हिमीकरण एवं शुष्कन की क्रिया को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। ए आपका का नहीं का कहीं जा पराशरण की क्रिया का लाभ था। तो अभी कोई स्क्रीनशॉट लो, हटा दो। अब पर डाला जीव द्रव्य संकुचन। एक तो आवलो जीव द्रव्य संकुचन, एक आवलो जीव द्रव्य विकुंचन। तो आप अड़े अडिंग डालो, जीव द्रव्य संकुचन। नाम से ही समझ गा बोला कहीं नाम सही है। पहले तो देखो आप पढ़ चुके हैं, सीधी सी बात आई है। आप अगर कोई कोशिका है, एक कोशिका चाहे बा क्या की वे समझ गा, चाहे अंगूर ले लो, कोशिका को ले लो, कोशिका जी की संरचना है। ठीक है, कोशिका के मायने जल की मात्रा कती हो जाए 75 सुलेर 85 भी लिख सका था, 90 भी लिख सका था। समझ गा। अरे आप अगर उकाई जे एक शर्करा का क्या है हमारे पास, शर्करा का सांद्र विलयन समझ रहे थे मेरी बात। उस शर्करा को सांद्रित विलयन है। आप अगर एक कोशिका है, काई जे कोशिका, ई कोशिका ने काई कर दिया, आपाई के मायने डाल दिया। ठीक है, कोशिका के अंदर का जल, नाम देखो इधर क्या है, जीव द्रव्य संकुचन। कोशिका के अंदर का जल किसी कारण से कोशिका से बाहर निकल जाता है,
और कोशिका क्या हो जाती है, चिपक जाती है या सिकुड़ जाती है या पिचक जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य संकुचन। क्या बोलेंगे, जीवद्रव्य संकुचन। ठीक है, तो कोशिका के अंदर का जो जल था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया, और बाहर निकलते कोशिका क्या हो गई, सिकुड़ गई। ये कोशिका हमारे पास क्या हो गई, सिकुड़ गई। कोशिका सिकुड़ जाती है तो उसका जीवद्रव्य भी क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाता है, जीवद्रव्य सिकुड़ जाता है। समझ गा, जीवद्रव्य का सिकुड़ना ही क्या कहलाता है, जीवद्रव्य संकुचन। परिभाषा हम काहे लिखोला, बाई बात बताओला कि जब हम क्या करते हैं, एक फूली हुई कोशिका या स्फीत कोशिका को अति सांद्रित शर्करा के विलयन में डालते हैं, तो शर्करा में अधिक सांद्रता के कारण कोशिका के अंदर का जल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कोशिका के अंदर का जल बाहर निकलना क्या कहलाता है, बाह्य प्राशन होगा, पता है इस बात। तो बाह्य प्राशन और जीवद्रव्य संकुचन हमारे पास क्या है, एक समान ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा यही मैटर रहेगा। किसी को कोई शिकायत हो, समस्या हो, कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ठीक है, चैनल को जो वीडियो देखने वाले हैं उनसे निवेदन है, समझ में नहीं आए बताना, और देखते समय लाइक का बटन जरूर दबाया करो। जय हिंद।